जनरली लोग कंफ्यूज हैं तहसीन की विचारधारा क्या है अभी, विचारधारा क्या है, व्हाट्स योर माइंडसेट? माय प्लान इज़ कि भारत को अगले 50 साल के लिए इस वक्त एक फाउंडेशन डालने की ज़रूरत है। पूर्णिमा, इस वक्त जिनके बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे, जो यंगस्टर्स है, वो ऐसा कुछ नहीं सीखेंगे स्कूल में जो अगले 20 25 30 साल में रेलिवेंट होगा। कुछ नहीं। हमें सिखाना, हमारे अगले जॉब्स आएंगे क्वांटम कंप्यूटर्स और एआई से, और जब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे भारत प्रगति नहीं करेगा। हमारे जितने भी गेन्स है ये पीछे चली जाएंगे। एआई के होने के माध्यम से पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्वांटम कंप्यूटर्स जब एक रियलिटी ऑलरेडी हो चुके हैं, जब वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, द वर्ल्ड एज वी नो इट विल चेंज। हम 150 साल तक जिएंगे, हमारी है, बट हम उसके लिए कर क्या रहे? हमारा रिसर्च क्या है? चाइना क्वांटम कंप्यूटर बना रहा, आईबीएम ने बनाया, गूगल ने बनाया, यूरोप बना रहा, अमेरिका बना रहा, हम क्या बना रहे? बिना क्वांटम कंप्यूटर के हमारी इंटरनेट सिक्योरिटी कैसी होगी? बिना क्वांटम कंप्यूटर के लिए हमारे हेल्थ का रिसर्च कैसा होगा? बिना क्वांटम कंप्यूटर के लिए हम वो सारे स्टेप्स कैसे ले पाएगी जिसके लिए हमारा भविष्य उज्जवल हो? बट हाउ यू विल डू इट? आप कैसे करेंगे इसको? आप तो किसी सरकार का हिस्सा नहीं है, आप किसी पद पर नहीं है, ना आप सांसद हैं, ना आप विधायक हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे? नहीं, लेकिन मैं इस वक्त ये मुद्दे उठा रहा हूँ क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे उठाना चाहिए और सरकार को इस पर काम करना पर चाहिए। विपक्ष तो आपकी सुन ही नहीं रहा। और सरकार ही काम कर विपक्ष नहीं तो रही, और आपकी सुन सरकार नहीं काम रहा, नहीं करी। सरकार तो आपकी सुनना तो चाहेगी अब तो नहीं। अब ऐसे एक विपक्ष की जरूरत है देश को जो सही मुद्दे उठाए। तो विपक्ष कौन है? ऑल्टरनेटिव क्या है, मुझे बताइए ना। राहुल गांधी वेरी क्लोज टू यू, राइट? very प्रियंका गांधी वेरी क्लोज टू यू। सो समटाइम्स कभी आपने सोचा है मैं राहुल गांधी को बैठ के बताऊं कि भाई विपक्ष के मुद्दे होने चाहिए, आप विपक्ष के नेता यदि एलओपी ये मुद्दे हैं, इसको क्यों नहीं उठाते आप? विपक्ष के मुद्दे होने चाहिए जो इस वक्त सेशन में था। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, न्यू एज जॉब्स, विपक्ष के नौकरी होनी पर चाहिए। पानी बह इकोनॉमी, गया ना तहसीन, संसद का ये सत्र खत्म हो गया, अगला सत्र आएगा बजट सत्र, उसमें फिर हंगामा होगा। फिर वही लेकिन होगा, मुद्दे तो फिर सरकार विपक्ष, भागेगी, फिर विपक्ष मुद्दे उठा नहीं रहा। और सरकार विपक्ष कहता है सरकार भाग रही है, चर्चा कहाँ हो रही है? चर्चा और तो कहीं नहीं हो रही। और सरकार को मैट पे लाना इतना आसान है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। उन्होंने इतना मेस करते रखा है, खास करते इकॉनमी में। निर्मला सीतारमन मैम की मिनिस्ट्री ने इतना मेस करते रखा है। आज देश के अंदर इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे। आज आप पूछो, हर एक व्यक्ति जो 80 करोड़ और 100 करोड़ से ऊपर जिसके पास एसेट्स है, वो दुबई में घर खरीद रहा है, सिंगापुर में घर खरीद रहा है। टैक्स टेररिज्म हो रहा है। आपके जीएसटी वाले देखो, आपके टैक्स वाले देखो। आप बताइए, इस हमारे मुल्क के अंदर, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, करीबन राउंड फिगर 6 से 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते, रिटर्न्स फाइल करते हो, 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते। 100 करोड़ का गुरुग्राम में घर आता है, सारा बिक जाता है 1 घंटे के अंदर। ऐसे कैसे हो सकता है? आप टैक्स नहीं बढ़ाइए और टैक्स रेट कम कीजिए। जो लोग टैक्स भरते हैं, आपके जैसे ईमानदार लोग, आपके कैमरा मैन के जैसे ईमानदार लोग जिनका टैक्स कटते आता है, उन्हीं पे आप भार क्यों डाल रहे हो? आप देखिए, अगर आपको 100 रुपया खर्च करना है, आप अगर 35 रुपये टैक्स ब्रैकेट में हो, 18 रुपया जीएसटी, आपको 160 रुपया कमाना होगा 100 रुपया खर्च करने के लिए। और आपके टैक्सेस है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के जैसे, सर्विसेज है चौथे और थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह। अगर इस ऑफिस के बाहर भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी उसको उठाने और अस्पताल ले जाने के लिए। एम्बुलेंस आएगी तो स्ट्रेचर नहीं होगा, स्ट्रेचर आएगा तो वार्ड बॉय को आएगा नहीं उसको कैसे उठाने का। तो ये दिक्कत है। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड टैक्स ले रहे हो तो फर्स्ट वर्ल्ड सर्विसेज दीजिए। पर ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर टैक्सेस नहीं है पर सर्विसेज हैं। करेक्ट, जैसे मिडिल ईस्ट, दुबई। मिडिल ईस्ट है, दुबई है, और दुबई ये कहता है कि दुबई के लोग ये कहते हैं कि टैक्सेस नहीं है और उनके लिए वो बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। बट द पॉइंट इज कि दुबई और इंडिया में डिफरेंस है ना। करेक्ट। पॉपुलेशन और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लेके इन्वेस्टमेंट से लेके बहुत सारे ऐसे डिफरेंस दोनों कंट्रीज तो में। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप देखिए, क्या मैन्युफैक्चरिंग में ईज ऑफ बिजनेस हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। वो जो रेटिंग्स दिखाते हैं वो अलग बात है। आप ऑर्डिनरी बिजनेसमैन को पूछे, देयर इज नो। बाबू आ जाते हैं आपके पास। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, टैक्स टेररिज्म हो रहा है, छोटे छोटे। 2014 से पहले करप्शन नहीं था? बिल्कुल था, आज भी है। कितना ज्यादा था? आज भी है, आज बढ़ गया लेकिन करप्शन। आज उस करप्शन की बात नहीं होती क्योंकि लोग डरते हैं सरकार को क्योंकि ईडी की रेड हो जाएगी, उद्योगपति डरते हैं। और ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है ये, और इसमें मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी दोष देता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, इस तरह के कानून पास हो रहे कि यू आर गिल्टी अंटिल यू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। ईडी के कानून क्यों बने थे? क्या बिजनेसमैन को हैरेस करने के लिए? मैं पॉलिटिशियंस की बात कर ही नहीं रहा हूँ ताकि मैं बायस नहीं लगूँ। ईडी के कानून बने थे स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, यूएन में इसकी चर्चा हुई थी कि हमें टेररिज्म के खिलाफ एक और टेरर फंडिंग के खिलाफ कानून चाहिए। उसके बाद 9/11 की घटना हुई, 9/11 की घटना हुई, तो ईडी के कानून इस तरह से बने कि जो ड्रग्स का और टैक्स टेररिज्म और हवाला और ये सारा पैसा है उसके लिए कॉमन कानून हो, लोकतांत्रिक और अन्य मुल्कों में और देश
और दुनिया भर की जो देश है इन कानूनों से के माध्यम से टेररिज्म को कर्ब कर सके। ये इसका बुनियाद था। ईडी उसी लिए बनी थी। आज ईडी का दुरुपयोग क्या था? ईडी के अंदर आज कॉपीराइट के कानून है, कॉपीराइट के कानून। ईडी में यू आर गिल्टी अंटिल यू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट, बेल नहीं मिलता है। पर जो कानून तोड़ नहीं रहा है उसको ईडी सीबीआई से डर क्यों? बात ये नहीं है। और जिनको डर है मतलब वो कानून तोड़ रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार का क्योंकि जब ईडी में अगर आप चार्ज होते हो, अगर आप इनोसेंट भी हो, प्रिज्यूम होता है कि आप गिल्टी हो जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं करते, तो आपको बेल ही नहीं मिलेगी। तो जब सरकार जानती है, अगर पूर्णिमा सरकार आपको फिक्स करना चाहती है, वो ये कर दे नहीं हमें शक है कि पूर्णिमा गिल्टी है, बस आपने कानून बिल्कुल नहीं तोड़ा। लेकिन कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि पूर्णिमा गिल्टी है जब तक वो अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं कर पाए। वो गलत है ईडी के लेकिन अंदर। आजकल तो फिर ये हो गया है कि चोरी कर लो, भ्रष्टाचार कर लो और फिर कह दो कि ईडी सीबीआई की रेड पड़ जाएगी हमारे यहाँ। तो सरकार जो है और ईडी सीबीआई का क्योंकि सरकार ईडी सीबीआई को चला और ईडी का कन्विक्शन रेट कितना है? ईडी का कन्विक्शन रेट फिर भी बहुत बेहतर है। 2014 से पहले कितना था याद करिए? नहीं, ईडी उसमें भी 2014 मैं से पहले बताता का हूँ, मैं उसमें conviction rate बताता हूँ, बताइए और 2014 मैं जानता हूँ से ईडी बात का वो करें। प्रेस रिलीज जिसकी आप बात करें वो भी गलत है। और अफसोस है कि इस तरह के आईपीएस और आईआरएस अफसर सरकार के पीआर करते, अपनी नौकरी को छोड़कर सरकार की पीआर करते। ईडी का कॉन्विक्शन रेट जब जो ये आप कहते हैं 90% हुआ है, वो सारे केसेस यूपीए के थे, वहां पे 90% है। वर्तमान सरकार में 0.6% है। जो केसेस का कॉन्विक्शन हुआ है वो पहली सरकार के कॉन्विक्शन है, वहां पे 90% है। और वो 26 ऑड केसेस है, 23 में कॉन्विक्शन हुआ है। बताइए मुझे, ये जो 700, 800, 1000 केसेस है, कितने कॉन्विक्शन हुए? 0.6%। क्यों? और पहली की जब सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार और मनमोहन सिंह जी की सरकार, जिन्होंने नोटिफाई किया, फिर चिदम्बरम जी की सरकार ने एक्सेप्शंस लाए, उसमें आप गिल्टी नहीं थे जब तक आप खुद को इनोसेंट साबित नहीं करें। वो ये सरकार ने लाए 2018 में। ओवरऑल सिर्फ मैं ईडी सीबीआई की बात नहीं करूं, अदरवाइज भी कन्विक्शन रेट हमारे यहाँ जिस तरीके का हमारा सिस्टम है या स्लो है या केसेस पेंडिंग है, तो ऐसे तो हर एक क्राइम में कन्विक्शन रेट बहुत कम है हमारा। आई एग्री विथ यू। तो फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए वर्तमान सरकार ने क्या करी? इस पे घेरो ने पार्लियामेंट।